दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उपबंध है। तो अनुच्छेद जो 36 है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 36 में बस इतना ही बताया गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में, अर्थात जो मूल अधिकार का भाग है भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है, यहाँ पर भी वही अर्थ समझा जाएगा जो वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। 37 में ये बात बताया गया है कि इस भाग के जो उपबंध हैं, बेशक ये राष्ट्रीय स्तर के हैं और हमारे संविधान के या हमारे जो यहाँ का आपका शासन प्रशासन है उसको चलाने के लिए ये आधारभूत हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, लेकिन महत्व है, वैल्यू है, बावजूद उसके भी यह भाग जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। यह भाग जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अब अनुच्छेद 38 जो है, 38 सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के अंतर्गत कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत आपका हो गया वितरण न्याय का सिद्धांत। वितरण न्याय का सिद्धांत यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और इसको हम कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के पैरेलल समझते हैं, इसके मतलब बराबरी समझते हैं। इसकी तुलना में ये है कि हमारे जो सभी राज्य हैं, जितने भी राज्य होते हैं, राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और सामाजिक और आर्थिक न्याय को विशेष बढ़ावा दे, जिससे कि आर्थिक रूप से असमानता को समाप्त किया जा सके। इसलिए एक वितरण न्याय का कॉन्सेप्ट लाया गया, वितरण न्याय का सिद्धांत लाया गया। साथ ही साथ आपके अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत की भी बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के अंतर्गत चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनके जो समान वेतन होंगे और उनकी जो अवसर की क्षमता होगी, उसके लिए एक समान व्यवस्था करेगा और आर्थिक न्याय प्राप्त कराने का सिद्धांत लागू करेगा। तत्पश्चात आप अनुच्छेद 39 का देखेंगे। 39 का जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ऐसे व्यक्ति जो निर्धन हैं, जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है जो अधिवक्ता कर सके या अपने मामले के लिए मुकदमा कर सके या कानून का सहारा ले सके, ऐसे लोगों के लिए यहाँ अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। उसके बाद आप अनुच्छेद 40 देखेंगे। 40 में ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नगर स्तर पे, ग्राम स्तर पे पंचायतों का गठन करेगा। महात्मा गांधी जो थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनका यह मानना था कि भारत की आत्मा ग्राम में बसती है, गांव में बसती है। वो चाहते थे कि ग्राम राज्य होना चाहिए। ग्राम राज्य तभी संभव है जब ग्राम पंचायत का गठन किया जा सके। वहां से जब हम गांव को एक पंचायत के माध्यम से शासित करेंगे, वहां पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके व्यवस्था का प्रावधान करेंगे, तत्पश्चात हमारे देश में विकास होगा और हमारे देश के कह सकते हैं कि समृद्धि के लिए, सुख के लिए हर प्रकार से व्यवस्था किया जा सकेगा। हमें ग्राम पंचायत से ही शुरू करना होगा, प्रारंभ करना होगा।
ग्राम सभा हो गया, नगर पंचायत हो गया, उसके बाद जो उसके उच्च स्तर पे चुनाव होते हैं या पंचायतें होती हैं, इसलिए ये अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तत्पश्चात अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों का या राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होता है कि वो कुछ दशाएं ऐसी होती हैं, उन दशाओं में अपने यहाँ के नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान कराना सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 42 काम की न्याय तथा मानवोचित दशा का उपबंध करता है। इसमें महिलाओं के प्रसवावस्था, प्रसूति अवस्था और उनके ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में उनके छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और जो काम है वह न्यायोचित होना चाहिए, उनके काम की जो प्रकृति है वह मानवोचित होना चाहिए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य और उनके मानसिक दशा पे बुरा असर न पड़े। 43 है, अनुच्छेद 43 में कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंध करना या कुटीर उद्योगों को व्यवस्था करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य जो कर्मकार हैं, जो कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए एक निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करे एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, जिससे लोग जीविकोपार्जन के माध्यम को अपना सकें, उनका जीविकोपार्जन चल सके। कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों का भाग लेना, जैसे जो उद्योग होंगे, जो उद्योग होते हैं, जो कारखाने होते हैं, वहाँ पे कर्मकारों का आवश्यकता पड़ने पर और जरूरत पड़ने पे राज्य सरकार जो उद्योग होंगे उन उद्योगों के लिए कर्मकारों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और कर्मकारों को भाग लेने के लिए उत्साहित करेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। ये राज्यों का कर्तव्य होगा। 43 का में सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों को प्रोन्नत करना, उनको बढ़ावा देना, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संशोधन में इस बात पे विशेष जोर दिया गया है और इसमें यह बात कहा गया है कि जो सहकारी समितियां हैं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके, इनका संचालन हो सके और कर्मकारों से संबंधित, उद्योगों से संबंधित जो व्यवस्थाएं या प्रावधान होती हैं ये कर सकें। इसके लिए राज्य का यह कर्तव्य होगा कि यह इसको बढ़ावा दे, इसका प्रोन्नत करे। उसके बाद आपका आ गया अनुच्छेद 44, इसमें कि समान सिविल संहिता की बात की गई है। इसमें सरला मुदगल बनाम भारत संघ का है, डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ का मामला है। ये ऐसे मामले हैं, इन मामलों में हिंदू और मुस्लिम विवाह से संबंधित बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है 44 में सरला मुदगल बनाम भारत संघ के मामले में प्रधानमंत्री जी से यह प्रार्थना किया गया था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनसे यह प्रार्थना किया गया था कि वह एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करने का या उसे लागू करने का प्रयास करें, जिस पर अभी भी जो है कि चर्चा हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, काम चल रहा है। समान सिविल संहिता से यह समझा जा सकता है कि एक ऐसी सिविल संहिता बन जाए जिसमें इस प्रकार के विवाद न उठे कि हिंदू विवाह या मुस्लिम विवाह के जो मामले हैं उसको सरलता से निपटा जा सके और ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सके। तत्पश्चात हम देखेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, इसमें बताया गया है कि हर राज्य का यह कर्तव्य होगा कि बच्चों के जो जन्मजात बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी देखभाल के लिए और कम से कम 6 वर्ष तक के कम से कम कक्षा 8 तक के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे, जो कि अनुच्छेद 45 में बताया गया है। तत्पश्चात आप अनुच्छेद 46 को अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 46 में जो SC ST हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं एवं अन्य दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा एवं अर्थ से संबंधित आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए और शिक्षा में
उन्हें बराबरी का एक अवसर प्रदान करने के लिए, उनकी भागीदारी के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, ये व्यवस्था करेंगे, उसका प्रावधान करेंगे। उसके बाद आप अनुच्छेद 46 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है सभी नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिकों को, या ऐसे नागरिक जिन्हें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर के ऊंचा उठाने की आवश्यकता है या ऐसा आवश्यक समझ में आता है, तो राज्य सरकारें इसकी व्यवस्थाएं करेंगी, लोक सहायता प्रदान कराएंगी। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में आपको हाँ 47 तक मैंने बताया। 47 में आपके पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के लिए बात की गई है कि पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन के संगठन या संगठित की बात करता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में ये बताया गया कि राज्य सरकारें कृषि के लिए एवं पशुपालन के बढ़ावा के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिससे कि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश माना जाता है और भारत में यूपी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर पशुपालन नहीं होगा तो दुग्ध उत्पादन नहीं होगा, इसलिए दुग्ध के उत्पादन के लिए पशुपालन का बहुत जरूरी है, पशुपालन होना जरूरी है। तो हर राज्य इस तरह का कदम उठाएंगे, ऐसे प्रयास करेंगे, उनका यह कर्तव्य होगा कि वो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दें। उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। वन एवं वन्य जीव, इनको इनके संरक्षण के लिए, इनके सुरक्षा के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रावधान करे, व्यवस्था करे। तत्पश्चात अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं की संरक्षा करना, सुरक्षा करना और उसको संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में बताया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आजाद पार्क हो गया, खुसरो बाग हो गया और तमाम से ऐसे स्थान हो गए, वस्तु हो गए, जिनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनका मरम्मत कराना, उनका देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा और यह प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। तत्पश्चात आप अनुच्छेद 50 पढ़ेंगे। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। इसमें बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखे। न्यायपालिका को जब हम अलग रखेंगे, यह स्वतंत्र होगा, तो यह स्वतंत्र रूप से अपने न्यायिक कार्यों को कर सकेगा और यह किसी प्रकार के दबाव में ना आकर के दबाव में नहीं रहेगा, तो ये इसको अपने कार्य को करने में काफी सहूलियत होगी और ये न्याय कर सकेगा। अनुच्छेद 51 जो कि भाग 4 का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बात की गई है। राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्यों से या देश के सीमाओं से जुड़े हुए जो अन्य कोई राज्य हैं या देश हैं, उनकी सीमाओं से संबंधित जो सौहार्द है, शांति है, प्रेम है, उसको बनाए रखें, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें और इस प्रकार के महत्वपूर्ण उपाय करें, उस प्रकार के महत्वपूर्ण उपबंध करें, प्रावधान करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति और असुरक्षा न फैले, न बढ़े। तो ये आपके संविधान के भाग 4
राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध और प्रावधान रहे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा वीडियो क्लिप इसे आप देखेंगे, आपको काफी हेल्प होगा। थैंक यू।